So, hello everyone. Yesterday I talked about .NET. .NET is a technology of Microsoft to create various types of applications जो हम लोगों ने देखे like console applications, Windows, web applications हम लोग create कर सकते हैं with the help of .NET technology. So .NET जो टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअली डिवाइड हो गई है. जो पहले से थी उसको हम लोग बोलते हैं .NET फ्रेमवर्क वाली. कौन सी? .NET फ्रेमवर्क. एंड सेकंड वन इज .NET कोर. कौन सी है? .NET कोर. सो .NET फ्रेमवर्क जो सिर्फ विंडोज एप्लीकेशन, विंडोज सिस्टम्स पे चलती है उसको हम लोग बोलते हैं .NET फ्रेमवर्क वाला .NET. सो रन्स ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. समझ में आ रहा है? एंड दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ये क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. कौन से भी प्लेटफॉर्म पे चलेगी. दैट इज कॉल्ड एज .NET कोर. बट ये सबसे पहले आई है और हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेबल हो गया है. क्या है? स्टेबल है. बट इसमें डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी चालू है, नए नए वर्जन्स आ रहे हैं. तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि फिर क्या सीखना पड़ेगा. तो हमारे लिए क्या सीखना पड़ेगा फ्रेशर्स के लिए? पहले .NET फ्रेमवर्क. जब .NET फ्रेमवर्क आपका होगा तो अब आप इधर जा सकते हैं, .NET कोर पे जा सकते हैं. ऑब्वियसली दोनों टेक्नोलॉजीज .NET ही है. इधर भी C# लैंग्वेज है, उधर भी C# लैंग्वेज, तो सब जगह पे कॉमन है. बट आगे जाके इसके कुछ कंसेप्ट्स अलग है. बट हमको जो फोकस करना है स्टार्टिंग में .NET फ्रेमवर्क पे करना है. सो .NET फ्रेमवर्क भी यूज होता है, .NET कोर भी यूज होता है मार्केट में. ऐसा नहीं कि यही चलता है और ये नहीं चलेगा या यही चलेगा और ये नहीं चलेगा. इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसी है. सो देखो .NET फ्रेमवर्क जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. तो .NET फ्रेमवर्क इज नथिंग बट set of components used to compile and execute programs which are written in .NET compatible languages. और .NET languages हम लोग बोल सकते हैं. अलग अलग लैंग्वेजेस है .NET की, लाइक C# है, VB.NET है, C++.NET, J#.NET. तो हर लैंग्वेज का जो कोड है वो रन करने के लिए हमारे पास क्या है? .NET फ्रेमवर्क. इसमें कंपोनेंट्स है अलग अलग, वो भी सीखेंगे हम लोग कल से. CTS है, CLS है, FCL है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी. देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस .NET framework. And the top of this .NET framework our programming languages run, execute, like C#.NET, VB.NET, C++.NET, J#.NET. So all other .NET compatible languages can run on this .NET framework. They can also communicate with each other. एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं. This is known as language interoperability. They can communicate with each other. They can pass data with each other. समझ में आ रहा है? Yes, no? मतलब जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि मेरे पास कुछ डेवलपर्स है, उनको C# आता है, दूसरे डेवलपर है उनको VB.NET आता है. प्रोजेक्ट तो एक ही है. तो कुछ लोग प्रोजेक्ट का एक पार्ट एक लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट का पार्ट दूसरे लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हैं, एंड बाद में ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सपोज एक पार्ट 1 तैयार किया C#.NET में, ये पार्ट 2 तैयार किया VB.NET में. समझ में आ रहा? तो बाद में ये एक दूसरे को हम लोग जोड़ सकते हैं. दिस इज नोन एज लैंग्वेज कॉम्पैबिलिटी. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैंग्वेज कॉम्पैबिलिटी. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ .NET फ्रेमवर्क.
और डॉटनेट फ्रेमवर्क में कंपोनेंट है विच इज कॉल्ड एज CTS, कॉमन टाइप सिस्टम। कौन सा है? कॉमन टाइप सिस्टम। ये कंपोनेंट से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें देखो कॉमन टाइप, सबके डेटा टाइप सेम है, दिखने में अलग अलग है। इधर इंटीजर एक्स दिखेगा, इधर डीम एक्स एज इंटीजर लिखेंगे, बट इसका भी मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी मैनेजमेंट सेम होगा, इसका भी सेम होगा। इसको भी 4 बाइट्स मेमोरी लगती है, इसको भी 4 बाइट्स मेमोरी लगती है। तो इधर का इंटीजर इधर भेजना है और इधर का इंटीजर इधर भेजना है तो पॉसिबल है। सपोज इसको 2 बाइट्स लगता और इसको 4 बाइट्स लगता इंटीजर को, तो पॉसिबल होता क्या? इधर का इंटीजर इधर आ जाता और इधर का इंटीजर इधर नहीं जाता। तो ये इसके लिए उन्होंने एक टाइप सिस्टम तैयार की, उसको बोलते हैं कॉमन टाइप सिस्टम। जितने भी लैंग्वेजेस है हमारे डॉटनेट में, सबका डेटा टाइप सेम, सिर्फ देखने के लिए अलग अलग है, बट मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी कैपेसिटी सब लैंग्वेजेस में कॉमन। तो इसलिए नाम है कॉमन टाइप सिस्टम। तो देखो विजुअल स्टूडियो डॉटनेट आया 2000 को, ये फ्रेमवर्क में देखेंगे, तब फ्रेमवर्क थी 1.0। विजुअल स्टूडियो डॉटनेट 2000, उसका नाम था विजुअल स्टूडियो डॉटनेट 2001। 2000 साल में आया और नाम क्या दे दिया? विजुअल स्टूडियो डॉटनेट 2001। आगे जाके 2002 आया, 2003 आया, 2005 आया, 2008 आया, ऐसे अलग अलग वर्जन आते गए। फ्रेमवर्क आगे आगे बढ़ती चली गई। 2010, 2012, 2013, 2015, 17, समझ में आ रहा है? 2019, अब ये 16, 17 के बाद मार्केट में ये आता गया, जो कोर था, कोर आया, और इसमें जो लास्ट वाली फ्रेमवर्क थी तो 4.7 एक फ्रेमवर्क, कौन सी थी? 4.7, वो स्टेबल फ्रेमवर्क हम लोग बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये विजुअल स्टूडियो 2019 है, आप लोग इंस्टॉल कर लो एडमिन से। उसमें देखो कैसे करना है। पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम लोग किधर से स्टार्ट करेंगे? कंसोल एप्लीकेशंस। कुछ कंसोल एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे आज। तो विजुअल स्टूडियो डॉटनेट आपका ओपन करो। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। इधर देखो, इधर सर्च करो C#.net। इधर वेब की जगह पे डेस्कटॉप या कंसोल ले लो, सॉरी कंसोल दिख रहा है आपको? विंडोज के लिए चलने वाला या फिर लिनक्स ऑल प्लेटफॉर्म्स। तो ये कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क वाला ले लो, जिधर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? C#। VB.NET मत लो, कौन सी लो? C#। विंडोज। क्लिक करो नेक्स्ट। इधर नाम दे दो माय एप्लीकेशन 1। देखो फ्रेमवर्क कौन सी है? 4.7। क्लिक करो क्रिएट को। तो ये देखो ये program.cs आ गया। कौन सी फाइल आ गई? program.cs। जिधर एक नेम स्पेस आ गई। क्या आ गई? नेम स्पेस। नेम स्पेस मतलब कलेक्शन ऑफ क्लासेस। नेम स्पेस मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ये हम लोग आगे जाके देखेंगे, डोंट वरी। सो व्हाट इज नेम स्पेस? इट्स अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। जैसे जावा में हम लोग पैकेज बोलते हैं, क्या है? पैकेज। वैसे C# में .NET में हम लोग क्या बोलते हैं? नेम स्पेस। जो मैंने प्रोग्राम का नाम दिया था वही नेम स्पेस का नाम आ गया। उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट एक क्लास आ गया, क्लास प्रोग्राम।
अंडरस्टूड। और उसके अंदर देखो मेन मेथड आ गई, कौन आ गया, मेन मेथड। तो ये जो है यूजर डिफाइंड क्लास है और उसके अंदर यूजर डिफाइंड मेथड है। जैसे सी में हम लोगों ने देखा था कि सी में भी मेन मेथड होती है, जावा में भी मेन मेथड होती है प्रोग्राम में। सी की मेन मेथड कौन एग्जीक्यूट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस। तो इधर भी मेन मेथड है, उसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, वॉइड, मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करती। स्टैटिक है, जो मेथड स्टैटिक होती है उनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ओके, तो दिस इज कॉल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस। हमारे केस में हम लोग आगे जाके डिटेल में देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर CLR है। ओके, तो वो उधर से कॉल होगी, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं कॉल करने के लिए, इसलिए क्या है, स्टैटिक। हम लोग कमांड लाइन से कोई डेटा भेज रहे हैं तो ये एरे में हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग एरे में, बट हम लोग कमांड लाइन से प्रोग्राम रन नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्टली इधर जाके रन करेंगे। ऊपर देखो नेम स्पेसेस है, ये क्या है, नेम स्पेसेस। जैसे हम लोग सी में ऊपर हेडर फाइल डालते हैं, हैश इंक्लूड str.h, हैश इंक्लूड conio.h, वो हेडर फाइल्स के अंदर रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, printf, scanf, datech, clr, str, वो यूज करने के लिए हम लोग सी में हेडर फाइल डालते हैं। सिमिलरली ये हेडर फाइल जैसे ये बड़ी नेम स्पेस है, क्या है, नेम स्पेस। इनके अंदर रेडीमेड क्लासेस है, क्या है, रेडीमेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस है, जिसका यूज हम लोग आगे जाके करेंगे। तो देखो सिस्टम इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नेम स्पेस, सबसे ऊपर कौन सी है, सिस्टम। तो मुझे सिस्टम नेम स्पेस के अंदर कंसोल नाम का क्लास है, कौन सा क्लास है, कंसोल। उसके अंदर मेथड है राइट लाइन, कौन सी मेथड है, राइट लाइन। इधर डालेंगे हम लोग हेलो फ्रॉम C#। तो जैसे हम लोग रन करेंगे, देखो स्टार्ट, रन करो, तो आउटपुट आएगा और आउटपुट निकल जाएगा। ये आउटपुट होल्ड करने के लिए जैसे हम लोग सी में गेट कैरेक्टर नाम का फंक्शन यूज करते हैं, इधर हम लोग यूज करेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन और रीड की। तो देखो जैसे मैं रन करूंगा, ये रीड लाइन मेथड डेटा लेने के लिए है और राइट लाइन मेथड डेटा सेंड करने के लिए कंसोल पे। तो जैसे मैं रन करूंगा वो डेटा सेंड कर देगा हेलो फ्रॉम C#। अभी कर्सर रुका है, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, कंसोल डॉट रीड लाइन। कि कंसोल पे यूजर कुछ टाइप करेगा और मैं उसको रीड कर लूंगा, इसलिए क्या रुका है, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, कंसोल डॉट रीड लाइन। तो जैसे मैं इधर कुछ टाइप करूंगा, एंटर मारूंगा तो वो रीड करके चला जाएगा, बट इसका यूज डेटा रीड करने के लिए नहीं किया मैंने, इधर आउटपुट स्क्रीन कंसोल होल्ड करने के लिए किया। समझ में आ रहा है। सो सिस्टम इज अ नेम स्पेस विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नेम स्पेस। उसके अंदर क्या है, कंसोल नाम का क्लास है। तो देखो व्हाट इज नेम स्पेस, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। अब इंटरफेसेस क्या हो बाद में देखेंगे, बट नेम स्पेस के भी दो टाइप्स है, एक है इनबिल्ट एंड यूजर डिफाइन और बिल्ट इन। यूजर डिफाइंड नेम स्पेसेस, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आपको। मैं खुद का नेम स्पेस क्रिएट कर सकता हूं, खुद के कलेक्शन ऑफ पैकेजेस क्रिएट कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड नेम स्पेस। .NET में मेरे पास बहुत सारे रेडीमेड क्लासेस अवेलेबल है, वो सब रेडीमेड क्लासेस किधर है, ये नेम स्पेस के अंदर। अंडरस्टूड, यस नो। मुझे डेटाबेस से कनेक्ट होना है तो मैं ऊपर ऐड करूंगा यूजिंग system.sql, तो डेटाबेस के क्लासेस यूज करूंगा। मुझे फाइल के साथ कनेक्ट होना है किसी, तो यूजिंग system.io नाम का नेम स्पेस का यूज करूंगा, तो फाइल से कनेक्ट हो जाऊंगा, फाइल का डेटा रीड राइट कर सकता हूं, इसमें डेटाबेस का डेटा रीड राइट कर सकता हूं। अंडरस्टूड, ये आगे जाके देखेंगे।
तो जो भी आपको क्लासेस यूज करने हैं तो रिस्पेक्टिव नेम स्पेस ऊपर ऐड कर दो। देखो system.data.sql क्लाइंट मतलब एसक्यूएल सर्वर के साथ मैं कनेक्ट होऊंगा और उसके क्लासेस एसक्यूएल कनेक्शन क्लास यूज करूंगा टू कनेक्ट विद डेटाबेस। एसक्यूएल कमांड नाम का क्लास यूज करूंगा टू फायर एनी एसक्यूएल कमांड। कब यूज कर पाऊंगा? जब मैंने ये नेम स्पेस ऊपर ऐड कर दी। जैसे निकाल दूंगा तो एरर आने लगे। समझ में आ रहा है? यस नो? जैसे हेडर फाइल ऐड करते हैं सिमिलरली हम लोग इधर ऐसा काम करते। तो देखो सिस्टम तो ऑलरेडी ऊपर ऐड हुआ है तो इसको निकाल दिया तो भी चलेगा। console.writeLine hello from C#। सपोज मुझे ऐसा चाहिए एंटर योर नेम। तो देखो राइट लाइन डिस्प्ले करने के लिए कंसोल पे डेटा लेके जाने के लिए लेके आने के लिए रीड लाइन मेथड है कंसोल क्लास का। कौन सा है? रीड लाइन। तो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कंसोल। देखो टाइप पूरा मत करो, इतना टाइप किया एंटर डॉट रीड लाइन एंटर। अंडरस्टूड? डिस्प्ले करने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन योर नेम इज प्लस वेरिएबल अटैच कर दो नेम। तो डेटा लेने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन नाम का मेथड है। कंसोल इज अ क्लास विच इज प्रेजेंट इन विच नेम स्पेस? सिस्टम नेम स्पेस। उसकी मेथड कौन सी है? रीड लाइन। रीड लाइन मेथड पे माउस लेके जाओ, देखो रीड्स द नेक्स्ट लाइन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। तो स्ट्रिंग रीड करने के लिए कौन सी मेथड है? रीड लाइन। उसका रिटर्न टाइप देखो क्या है? कंसोल डॉट रीड लाइन के पहले क्या लिखा है? स्ट्रिंग। मतलब ये क्या देती है? स्ट्रिंग देती है हमें। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया और ये स्ट्रिंग हम लोगों ने इधर अटैच कर दिया। देखो राइट लाइन में योर नेम इज प्लस नेम। तो जैसे हम लोग रन करेंगे एंटर योर नेम, सो योर नेम इज दिस वन। सपोज मुझे किसी का एज लेना है तो देखो CONS कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर एज। अभी सपोज एज एक नंबर है तो हम लोग इंटीजर नंबर लेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। बट रीड लाइन हमेशा क्या देती है? स्ट्रिंग देती है। बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। सपोज नंबर डाला हम लोगों ने 10 तो 10 स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा लेती है। कौन सी? रीड लाइन। इसको हमको ये डबल कोट्स निकालना है और ये इसको नंबर में कन्वर्ट करके ये वेरिएबल में स्टोर करना है सिंपल लैंग्वेज में। तो देखो हमारे पास इंटीजर डॉट पार्स नाम की मेथड है। तो ये इनपुट को पार्स करेगी इंटीजर में। देखो convert the string representation of numeric to its 32-bit sign integer equivalent। मतलब ये जो रीड करेगा डेटा, सपोज नंबर मैंने डाला से 20 तो उसको सिंपल लैंग्वेज में, हमारे लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे डबल कोट्स निकाल देगा और उसको नंबर में कन्वर्ट करके कौन से वेरिएबल में स्टोर करेगी? इंटीजर नंबर। ओके, सो कौन सा है? इंटीजर डॉट पार्स। तो हम लोग ये डिस्प्ले करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन योर एज इज प्लस एज अटैच कर देंगे। प्लस किया मतलब कॉन्केटिनेशन किया, ये स्ट्रिंग है उसको ये वेरिएबल अटैच कर दिया हम लोगों ने। सेव करो, रन करो। enter your name, enter your age। तो ये उसने डिस्प्ले कर दिया your name is this, your age is this। मुझे किसी का हाइट लेना है so you can see console dot write line enter your height।
हाइट फ्लोट में होगा, पॉइंट वाला डेटा फ्लोट, सो फ्लोट हाइट इज इक्वल टू रीड करने के लिए कंसोल से कंसोल डॉट रीड लाइन, बट रीड लाइन क्या देती है, हमेशा स्ट्रिंग देती है। 5.5 डालना तो डबल कोट्स में 5.5, बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फ्लोट है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, फ्लोट डॉट पार्स। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? डिस्प्ले कर दो, योर हाइट इज कोलन प्लस, अच्छा दिखने के लिए फॉर्मेटिंग अच्छा करो, सेमीकोलन, एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ सेमीकोलन, जैसे सी में भी था, हम लोगों ने देखा था, राइट? सो एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर हाइट। सो ये कंसोल से डेटा लिया और ये डेटा उसने डिस्प्ले कर दिया। सो स्टार्टिंग में इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स आपको हर एक प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी देखो, मुझे 2 नंबर लेने हैं, उसकी एडिशन करनी है, तो कैसा करेंगे, कंसोल CONS कंट्रोल स्पेस, क्या दे दो, कंट्रोल स्पेस, नीचे देखो कंसोल डॉट, आगे मेथड W दबाने के बाद राइट लाइन, हाथ से मत टाइप करो, हाथ से जितना टाइप करोगे सिंटैक्स एरर उतने आएंगे। एंटर फर्स्ट नंबर, इंटीजर no1 इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा, इन डॉट पार्स इन ब्रैकेट कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर सेकंड नंबर, integer no2 is equals to in dot parse in bracket console dot read line, integer sum is equals to no1 plus no2, understood? console dot write line, लिखो इधर एडिशन इज प्लस ऐड कर दो सम नाम का वेरिएबल, अटैच कर दो, कॉन्कैटिनेशन। रन करने के लिए स्टार्ट या F5 की प्रेस करो। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एडिशन हो गई 70। सो एकदम इजी, वेरी इजी। यही हम लोग करेंगे फ्लोट के लिए। तो इधर क्या लेना पड़ेगा, फ्लोट मतलब पॉइंट वाला डेटा, फ्लोट, यस बोलो, फ्लोट डॉट पार्स, फ्लोट no1, फ्लोट no2, float sum, understood? Oh sorry, float dot parse, correct. Now we can run this. Enter first number, second number, addition is this. तो C# के क्या डेटा टाइप्स है, C# के क्या टोकन्स है, उस पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे के लेक्चर्स में जाएंगे। मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, क्या है, साइड स्क्वायर। तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, so float side is equals to float dot parse in bracket console dot read line, float area is equals to side into side square, console dot write line,
area of square is प्लस एरिया। समझ में आ रहा है? यस नो? रन कर लो। 10.5 area of circle is this. Understood?